हेलो बच्चों। All right, hello my beautiful students. Welcome back to your very own PACE batch, and this is the platform of Physics Wala, and I am Tina Chopra, your zoology mentor. All right, so guys, we have started with the last chapter of human physiology, that is chemical control and coordination. कल हमने समझा था कि क्या डिफरेंस होता है केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल में, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, किस तरह से केमिकल्स के साथ ये कंट्रोल करेगा. एंड वी हैव स्टार्टेड विद द ग्लैंड्स जो कि इन हॉर्मोन्स को, इन केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं. एंड दीज ग्लैंड्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो गाइज, कल मैंने आपके कमेंट्स पढ़े. कमेंट्स में एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कोई होती है. तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है. हम इसके बाद जो चैप्टर करने वाले हैं वो देखो, बायोमोलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल किंगडम है और डाइजेस्टिव सिस्टम, सब करने वाले हैं. ठीक है, तो देखो, जब मैं तुम्हें करवाऊंगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं ग्लैंड्स की बात करूंगी, अलग अलग तरह की ग्लैंड्स की. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स की बात होगी. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डेफिनेटली होती हैं. उनकी डक्ट होती है, जैसे सिलिवरी ग्लैंड्स उनकी डक्ट है, टीयर ग्लैंड्स उनकी डक्ट्स हैं. ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स उनकी डक्ट्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं. तो जितनी भी ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं, दे आर ऑल एक्सोक्राइन. बट इस चैप्टर में हम कौन सी पढ़ रहे हैं? डक्ट लेस ग्लैंड्स. एंड दीज डक्ट लेस ग्लैंड्स दे आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिकॉज क्योंकि डक्ट नहीं है तो इट विल सिक्रीट इन द ब्लड. क्लियर, ये हम पढ़ चुके हैं. डन. एंड यस, बहुत सारा इंथुसियाज्म मुझे देखने को मिला रिगार्डिंग द टेस्ट, दैट यू डू वांट अ क्विज. सो ऑल राइट गाइस, लेट्स प्लान लाइव सेशन, लेट्स प्लान अ लाइव रैपिड क्विज. ठीक है, मेंटी ले लेंगे या रैपिड क्विज ले लेंगे, लेकिन वील डेफिनेटली हैव अ क्विज. सो आई विल जस्ट टॉक विद माय अदर colleagues, right, and I'll plan a test. Done. So I am really happy to see that enthusiasm in you. So just be prepared. Hopefully हम इस संडे को ये टेस्ट रखेंगे. तो आप लोगों ने पूछा था कि मैम पहले बता देना, तो पहले से बता रही हूँ. जितना भी हमारा चैप्टर हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के, जितनी ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने कर ली है, इस सब का टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली ऑन दिस संडे. आई विल बी कंफर्मिंग द डेट. सो यू बी प्रिपेयर्ड टिल संडे. ठीक है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आना. क्लियर? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपने आज के लेक्चर के साथ. तो अभी तक देखो, हमने हाइपोथैलेमस कल पढ़ा था, सुपर मास्टर ग्लैंड के बारे पढ़ा था हमने, पिट्यूटरी, राइट. देन वी ऑल्सो रेड अबाउट थाइमस ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड. क्लियर? तो लेट्स कंटिन्यू discussing about other glands, and the first gland that we are going to study today is pancreas. ठीक है, पेंक्रियाज नाम सुनते हैं डाइजेशन की बात तो आती है. तो सी, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये उसका एक पार्ट है. ड्यूडेनम नाम तुमने जरूर सुन रखा होगा. तो ड्यूडेनम के इस कर्व के अंदर प्रेजेंट होती है तुम्हारी लीव शेप्ड ग्लैंड. दिस इज द लीव शेप्ड ग्लैंड. इज इट क्लियर? कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द कर्व ऑफ सी शेप्ड कर्व, या यू शेप्ड कर्व भी लिखा होता है, शेप्ड कर्व ऑफ ड्यूडेनम. क्लियर? अब यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये ड्यूडेनम का जो कर्व है, ये ड्यूडेनम सी शेप्ड है या यू शेप्ड. तो उस सिचुएशन में गाइज याद रखोगे, तो याद रखेंगे हम कि जो बेसिकली नई एनसीईआरटी ने लिखा है दैट इज सी शेप्ड. सो वील गो बाय सी शेप्ड ड्यूडेनम. अदरवाइज सी या ड्यू शेप में कोई इतनी गड़बड़ है नहीं. एनीवेज, ये बातें हम दोबारा करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में. सो एनीवेज, सो पेंक्रियास जो है गाइस, दिस इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड. इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड. अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगी. सो अदरवाइज हमने अभी तक नाम क्या सुने हैं? एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन. अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टू. इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं. एक्सोक्राइन पार्ट भी है, रादर 99% पार्ट इसका एक्सोक्राइन नेचर का है, और सिर्फ 1% पार्ट इसका होता है एंडोक्राइन इन नेचर. लेकिन दोनों कंपोनेंट्स होने की वजह से इसको हम बोल देते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड. सो 1% पार्ट ऑफ इट इज एंडोक्राइन. नाउ सी, व्हाट डज इट मीन? देखो, ये आपकी येलो कलर्ड सारी पेंक्रियाज है. पेंक्रियाज के सेंटर में गाइज, सेंटर में, मिडल में, यहाँ पे कुछ 1% सेल्स होते हैं. These 8% cells are known as aisles of Langerhans. Aisles of
Langerhans. Langerhans was the name of person who studied it and he called it isles. Isles का मतलब होता है island. तो he said कि ये जो endocrine part है इसका, the endocrine part, this is made up of isles of Langerhans. So isles का मतलब है आइलैंड. तो उसने कहा कि ये जो पार्ट है 1% पार्ट, ये एक छोटे से आइलैंड जैसा है इन द ओशन ऑफ एक्सोक्राइन. बाकी जितना भी पार्ट है दैट इज ऑल 99% पार्ट, दिस इज ऑल एक्सोक्राइन. ठीक है, सिर्फ 1% पार्ट जो है दिस इज एंडोक्राइन इन नेचर. सो इट इज लाइक अ छोटा सा आइलैंड इन द ओशन ऑफ एक्सोक्राइन रीजन. क्लियर हो गया? ठीक है. अब ये जो 1% पार्ट है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके अंदर अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इट हैज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा. गामा नहीं होगा, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स. ठीक है. तो अल्फा सेल्स अलग हार्मोन बनाएंगे, ये अलग और ये अलग. ठीक है. अल्फा सेल्स बनाते हैं गाइस आपका ग्लूकागॉन. इट इज नॉट ग्लाइकोजन, इट इज ग्लूकागॉन. ठीक है. देन बीटा सेल्स बनाएंगे इंसुलिन. ये नाम तो सबने सुना होता है, राइट? तो आज हम इसके बहुत सारे फंक्शंस भी करने वाले हैं. और जो डेल्टा सेल्स हैं गाइस, ये बनाते हैं सोमैटोस्टैटिन. अगर कल का लेक्चर ढंग से तुमने पढ़ा है, ठीक है, अगर तुमने ध्यान से सुना है, तो ये सोमैटोस्टैटिन नाम जो है ये मैंने लिया था हाइपोथैलेमस में भी. तो हाइपोथैलेमस का जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन था उसको भी हमने क्या कहा था? सोमैटोस्टैटिन. सो सोमैटोस्टैटिन इज कमिंग फ्रॉम 2 रीजन्स, हाइपोथैलेमस से और एक ये डेल्टा सेल्स रिलीज कर रहे हैं. अच्छा, इसका काम क्या है? जो सोमैटोस्टैटिन है ना, वो इन दोनों को इनहिबिट करता है. इट इनहिबिट्स बोथ ग्लूकागॉन को भी और इंसुलिन को भी. इज इट क्लियर? इट विल इनहिबिट बोथ. अब ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या करेगा ये अभी हम डिस्कस करते हैं. एनीवेज, सो एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. डिटेल्स ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट जो होगा ये हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन में. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. 99% पार्ट इसका एक्सोक्राइन है. और गाइस, ये बनाता है पेंक्रियाटिक जूस. क्या बनाएगा? पेंक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं. कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन्स को, फैट्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने वाले बहुत सारे एंजाइम्स, जिसके बगैर डाइजेशन नहीं हो सकती. इज दैट क्लियर? चलो, तो ये हम पढ़ेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में. आई विल बी डिस्कसिंग द डाइजेशन वाला चैप्टर. गाइस, क्यों तुम्हें बार बार ये डाउट हो रहा है कि हम सारा सिलेबस नहीं कर रहे? हम सारा सिलेबस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है. सो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम इस सीरीज में डिस्कस नहीं करेंगे. बार बार तुम पता नहीं क्यों सेम कमेंट करते जा रहे हो कि मैम सारा सिलेबस पढ़ाई है. तो भाई सारा ही सिलेबस पढ़ा रही हूँ, सारा. लोकोमोशन का आई रिमेंबर जॉइंट्स वाला एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो हम डेफिनेटली कर लेंगे. तुम्हें फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है. यू हैव बिलीव्ड इन अस, सो बिलीव इन अस, दैट्स इट. ठीक है. डर छोड़ दो, सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दो. हमने सिलेबस करना है, कराना है, तुम्हें बस पढ़ते जाना है. और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम ने अपने आई और ईयर नहीं करवाया. क्या बात है भाई? ध्यान से देख नहीं रहे हो? क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, ढूंढो. ठीक है. नर्वस सिस्टम के 4 लेक्चर्स हुए हैं. टाइमिंग्स डिफरेंट हो गए थे, आई अंडरस्टैंड, शायद इसलिए मिस हो गया. बट प्लेलिस्ट चेक करो, यू विल फाइंड ऑल द स्ट्रक्चर्स. आई पढ़ा है भाई, खूब डिटेल में किया, ईयर डिटेल में किया. सो प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट. ठीक है. चलो, अभी तक मैंने सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक छुड़वाया एंड दैट इज जॉइंट्स, राइट? वो भी कंप्लीट हो जाएगा. डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग. बस बिना डर के और बिना शक किए ध्यान से बस पढ़ते जाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. सो ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड का समझ में आया? इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. इस चैप्टर में हमने ज्यादा डील करना है एंडोक्राइन रीजन के साथ. 3 तरह के सेल्स हैं और ये अलग अलग हार्मोन्स बना रहे हैं. ठीक है. चलो, नाउ लेट अस सी द फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स. क्लियर? सो गाइस, जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन, ठीक है, और एक है हमारे पास इंसुलिन, ये दोनों आपस में एंटागनिस्टिक होते हैं. एंटागनिस्टिक का मतलब बिल्कुल उल्टे काम करेंगे. देखो, इंसुलिन के बारे तो सबने सुन रखा है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से शुगर की बीमारी हो जाती है ना, क्योंकि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज बोलते हो. सो
इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है शुगर का लेवल इंक्रीज। इसका मतलब इंसुलिन क्या कर रही है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करती है। इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिक्रीज कर रही है ब्लड शुगर लेवल को, तो इस चीज को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट। हाइपो हमने पढ़ लिया था, हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिक वर्ड इज रिलेटेड टू शुगर, सो हाइपो डिक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल। इसका कैसा इफेक्ट है कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब ब्लड के अंदर जो नॉर्मल शुगर लेवल है 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml, बस इतना रखेगा। इसके अलावा हमने जितना एक्स्ट्रा ब्लड को शुगर दिया है, जितना एक्स्ट्रा खाया है, वो सब कन्वर्ट हो जाएगा, तो सब इधर उधर चला जाएगा। क्या क्या होगा, विल जस्ट सी किस तरह से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। बट अल्टीमेटली इसने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है और एक्स्ट्रा शुगर को घटाना है, हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट शो करना है। इज दैट क्लियर? अब ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। तो इसके लिए टर्म क्या यूज हो जाएगी, हाइपर ग्लाइसीमिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर? हाइपर ग्लाइसीमिक इफेक्ट। हाइपर मीन ज्यादा, ग्लाइसीमिक इज ब्लड शुगर, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये कब हो रहा था, जब आपने ज्यादा खा लिया, ज्यादा ब्लड में शुगर चले गई, तो वो एक्स्ट्रा जो शुगर है उसको इधर उधर डिस्पर्स किया जाएगा, ठीक है। ग्लूकागॉन का काम कब आएगा, जब तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हें बहुत भूख लग रही है, बैठे भी फर्स्ट बेंच पे हो कि पीछे वाले बेंच पे बैठ के कुछ खा भी नहीं सकते, है ना। तो अब आगे तो बैठे हैं, सामने टीचर है, तो उस वक्त तुम्हारी बॉडी में जितना भी रिजर्व फूड है, एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा शुगर है, उसको तोड़ तोड़ के एनर्जी बनती जाएगी, ठीक है। तो उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाएगा, अमाइनो एसिड से, फैट से, दूसरी शुगर्स को तोड़ के किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज में। तो ब्लड का शुगर लेवल विल इंक्रीज, ठीक है। सो ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा और ये एक्स्ट्रा को इधर उधर हटाएगा, तो ब्लड लेवल को, ब्लड के शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? चलिए, सो ग्लूकागॉन हो गया, दिस इज डन, इंसुलिन। अब देखते हैं कि ये क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, यानी क्या क्या रोल प्ले करेंगे कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज किया जाए या फिर ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज किया जाए। सो लेट्स सी देयर एंटागनिज्म, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स आर एंटागनिस्टिक इन नेचर, तो यू मस्ट नो। ये हमने पहला आज कर लिया है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और अभी तक हमने किया है कोई, सोचो, बिल्कुल किए। कल रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स किए थे, वो भी आपस में क्या है, इनहिबिटरी। इज दैट क्लियर? चलो, सो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को घटाना, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है, जितनी भी एक्सेस शुगर है, एक्सेस ग्लूकोज है, अब उसको ठिकाने लगाया जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सेस ग्लूकोज का होना क्या है, ब्लड के अंदर 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml शुगर को मेंटेन करना है, बाकी को इधर उधर ठिकाने लगाना है। तो देखो क्या क्या किया जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले तो सेल्स को बोला जाता है कि लो, इतनी शुगर है एक्स्ट्रा, खाओ, लो शुगर और बनाओ एनर्जी। तो शुगर का, ग्लूकोज का अपटेक बाय द सेल्स इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इट इंक्रीजेस द ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, और सेल्स जितना अपटेक करेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स को इंक्रीज कर दिया, सेल्स को बोल दिया कि खाओ, बहुत ग्लूकोज है, खाओ इसे और एनर्जी बनाओ। तो हर सेल को अपनी एनर्जी खुद बनानी है। एटीपी कैन नॉट बी शेयर्ड। इसका मतलब हर सेल जो है बेसिकली वो इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन की बात सुन रहा है। इंसुलिन तो एक केमिकल मैसेंजर है ना, जिसने कि मैसेज दे दिया कि ये करो, लो शुगर और बनाओ एनर्जी। तो हर सेल को इंसुलिन की बात सुननी है, तो हर सेल के ऊपर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इंसुलिन इज यूज्ड बाय ऑल द सेल्स, क्योंकि हर एक सेल को ये सुनाई देना जरूरी है, ये उसको सुनना जरूरी है, उसको मैसेज भेजना जरूरी है कि स्टार्ट टेकिंग मोर ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। समझ में आई ये बात? तो देखो, कल हम बात कर रहे थे ना कि हॉर्मोन्स आर स्पेसिफिक, है ना,
तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सब पे इफेक्ट करते हैं, डाइवर्स इफेक्ट होता है। हमने पढ़ा था न्यूरॉन का इफेक्ट जो है यानी नर्वस सिस्टम का इफेक्ट स्पेसिफिक होता है, टारगेट के ऊपर, जिसके ऊपर एक जिस सेल के ऊपर या जिस ऑर्गन के ऊपर उसका नर्व एंडिंग्स आएंगी उसी पे वही इफेक्ट शो करेगा। लेकिन इसके इफेक्ट्स वाइड स्प्रेड होते हैं। सो सी, ठीक है, हर सेल के ऊपर। और जो एक्स्ट्रा शुगर है उसका क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा शुगर को हम कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोजन में, कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो तुम्हें पता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर इन एनिमल्स। जैसे प्लांट्स के अंदर स्टार्च होती है, हमारे अंदर ग्लाइकोजन है। दिस इज द एनिमल स्टार्च। क्लियर? चलो, और क्या होगा? और एक्सेस इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स। एक्सेस शुगर इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स। तो इसीलिए एक्स्ट्रा मीठा खाने से, कार्बोहाइड्रेट्स खाने से भी मोटापा आता है। इज दैट क्लियर? तो ये सब कुछ होगा बिकॉज ऑफ इंसुलिन। ग्लाइकोजन के केस में क्या होना है? देखो, ग्लाइकोजन में क्या है, शुगर लेवल कम हो गया। शुगर लेवल या ग्लाइकोजन लो हो गई है, लो शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल, नॉट ग्लाइकोजन, सॉरी, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। वही बात की भूख लग रही है और उधर से लेक्चर चल रहा है, गलती से बैठ भी फर्स्ट बेंच पे गए हैं, तो अब क्या करें? तो अब तुम्हारे अंदर जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है वो तोड़ी जाएगी। यहाँ पे ग्लाइकोजन बनाया गया, अब इट इज टाइम कि उसी ग्लाइकोजन को तोड़ा जाए। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा इनटू ग्लूकोज। इज दैट क्लियर? तो वो ग्लूकोज क्या करेगी? ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगी। डन? देन अब सेल्स को बोला जाता है कि बस अब मेरे पास ज्यादा शुगर नहीं है, ठीक है, ब्लड में शुगर ज्यादा नहीं है, तो तुम अपना अपटेक डिक्रीज करो। सो व्हाट विल हैपन? सेल्स डिक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इज दैट क्लियर? और क्या होगा? अब फैट्स भी टूटेंगे। लड़कियों में स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है, कि डाइटिंग करनी है, मोटे हो गए हैं, वेट ना बढ़ जाए, तो जी खाना ही बंद कर देंगे। तो फिर क्या होगा? एक्स्ट्रा जितना भी फैट जमा हुआ है वो सब टूटेगा। बट गाइज, लेट मी यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू, डाइटिंग इज सबसे खतरनाक एंड सबसे बकवास तरीका ऑफ लूजिंग वेट। ठीक है, उससे आपका BMR कम होता है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, बॉडी डिस्टर्ब होती है। तो फिर जब तुम खाना शुरू करोगे तो वो और भी जल्दी वेट गेन करेगी। समझ में आई ये बात? सो नेवर यूज डाइटिंग। हाँ, सही खाओ, अपना क्या खा रहे हो उसको बदलो, खाना बंद मत करो। ठीक है, चलो तो वापस आते हैं। तो फैट्स का भी ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ करवाया जाता है बाय ग्लूकागॉन। नाउ लेट्स सी द टर्म्स व्हाट वी यूज फॉर इट। देखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को कहते हैं, ग्लाइकोजन के बनने को, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। यहां पे ग्लाइकोजन टूट रहा है तो इसको कहेंगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, यहाँ ग्लाइकोजन का, ग्लाइको वर्ड इज फॉर ग्लाइकोजन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? इसी तरह से फैट्स का बनना, लिपोजेनेसिस, लिपिड्स का बनना, फैट्स मीन्स लिपिड्स, लिपोजेनेसिस। फैट्स का ब्रेकडाउन होगा तो क्या हो रहा है? लिपोलाइसिस। इज इट क्लियर? देन ये क्या हो रहा है? जब सेल्स ग्लूकोज का अपटेक करेंगे एनर्जी बनाने के लिए तो क्या हो रही है? ग्लाइकोलिसिस भी होगी, है ना? तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस डिक्रीज हो जाएगी। फाइन। अच्छा, इस केस में एक और चीज होती है कि ग्लूकोज को और भी तरीके से बनाया जा सकता है। अगर फैट्स नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? प्रोटीन्स भी टूटते हैं। प्रोटीन्स टूटेंगे इनटू अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स फिर टूट के बनाएंगे, कन्वर्ट होके बनाएंगे ग्लूकोज। ठीक है, अब इससे देखो, इसके लिए क्या टर्म यूज होती है? जब गाइस हम प्रोटीन से अमाइनो यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाते हैं, अमाइनो एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, राइट? तो जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनता है तो ऐसी ग्लूकोज फॉर्मेशन को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाएगा। नियो मीन्स न्यू। तो ग्लूकोज जो कि नई
Gluconeo, neo means new. तो sugar which is formed from a non-carbohydrate source like amino acids, this process is known as gluconeogenesis. Is that clear? अब ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, लाइसिस, ये वाला लिपोलाइसिस, ये सब कहाँ हो रही है? लिवर के सेल्स में या आपके मसल्स के अंदर. इज दैट क्लियर? सेल्स का अपटेक ये तो हर एक सेल ने करना है, तो हर सेल इंसुलिन के लिए रिसेप्टिव है, लेकिन इसी तरह से आपका लिवर, आपके मसल्स, वो भी ये कन्वर्जन्स कर रहे हैं, तो ये होगा. इज दैट क्लियर? चलो, सो ये था एंटागोनिज्म बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. डन. अब बात आती है डिसऑर्डर्स की. तो अब देखो, डिसऑर्डर्स बड़ी इजी हैं समझने. अगर तुम्हें एक बार ये समझ में आ गया कि उनका फंक्शन क्या है, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ सी, फर्स्ट हम देखेंगे हाइपोसिक्रीशन. हाइपो मीन्स डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. ठीक है. और फिर हम देखेंगे हाइपर. अगर इंसुलिन ज्यादा बन जाए तो क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. अब इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज लेवल को घटाना. अगर ग्लूकोज हाइपोसिक्रीशन होगी, इंसुलिन कम बनेगा, इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन होगी, तो क्या होगा? इंसुलिन ने ग्लूकोज को घटाना था, इंसुलिन आया नहीं, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा. इसीलिए इसका क्या फायदा, इससे क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल विल इंक्रीज. तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस. ठीक है. और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया. क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया. इसका इफेक्ट कैसा होता है? ब्लड शुगर लेवल को घटाना, हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट. ठीक है. लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा. उस चीज को क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया. टर्म्स क्लियर हो रही है? हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लाइसिक वर्ड इज फॉर ग्लूकोज लेवल. ठीक है. वैसे उसका इफेक्ट कैसा है? ब्लड में शुगर लेवल को घटाने वाला हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द कंडीशन, वो उसका नेचर है. डन. नाउ सी, ब्लड शुगर लेवल जब इतना इंक्रीज कर जाता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, इसको क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटिस. जब मैं 11th या 12th में थी ना, तो उस वक्त मैं पढ़ा करती थी कि जो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जितनी तेजी से लोगों को डायबिटीज हो रही है, तो एक टाइम आएगा कि इंडिया विल बिकम द कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. और आज जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो सैडली इंडिया हैज बिकम द कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो इन सच अ शॉर्ट स्पैन ये बीमारियां इतना ज़्यादा हम पे हावी होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल. सो इट इज़ अ सैड थिंग. सो गाइज, लाइफ स्टाइल पे भी ध्यान रखना. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना, खाने पीने पे भी ध्यान देना है और एक्सरसाइज भी करनी है. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. अब डायबिटीज मेलाइटिस गाइज दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2. ठीक है. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट आई एम श्योर कि तुम कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हो, तो मैं पहले ही बता रही हूँ. देखो, टाइप 1 में क्या होती है? पहली चीज कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है ना गाइस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून का मतलब आपका इम्यून सिस्टम आपके ही अगेंस्ट हो गया. ठीक है. आपका इम्यून सिस्टम आपके ही अगेंस्ट हो गया, तो ऐसी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं जो आपके ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं. अदरवाइज एंटीबॉडी किसी और बाहर वाले सेल को या बाहर वाले एजेंट को, पैथोजन को मारती है, लेकिन ये ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कि वो अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देती हैं. ठीक है. तो टाइप 1 जो है, देखो, टाइप 1 में एंटीबॉडीज जो है वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी. क्या करेंगी? बीटा सेल्स, जिन्होंने इंसुलिन बनाना था, तो इसमें बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं. बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड, तो उससे क्या होगा? इंसुलिन कम बनेगा, है ना. अब इंसुलिन अगर कम बना है तो मैं बाहर से दे के काम चला सकती हूँ? बिल्कुल चला सकती हूँ, है ना. तो इसलिए टाइप 1 को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM. क्यों? क्योंकि इसमें तुम एक्सटर्नली इंसुलिन देके काम चला सकते हो. ठीक है. क्योंकि बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, सेल्स आर स्टिल विलिंग टू हैव इंसुलिन, तो तुम बाहर से दे दो, चल जाएगा काम. ठीक है. तो छोटे बच्चों में जो इंसुलिन डेफिशिएंसी देखी गई है वो जनरली टाइप 1 होती है.
जैसे शिल्पा शेट्टी के बेटे को भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, निक जोनस को है, प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड, ठीक है। सो वो इंसुलिन शॉट्स लेते हैं, क्लियर। चलो उसके बाद आता है टाइप 2। सो टाइप 2 में अब क्या है कि अब इस केस में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो सेल के ऊपर इंसुलिन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसमें क्या होगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड, इंसुलिन रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड ऑन सेल सरफेस आर डिस्ट्रॉयड। तो जब रिसेप्टर ही डिस्ट्रॉय हो गया गाइस, तो अब जितना मर्जी इंसुलिन देते जाओ सेल रिसीव ही नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग इट? तो बाहर से इंसुलिन देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट। दिस इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस है कि कौन से सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यहाँ बीटा सेल्स और यहाँ पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स। बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो इंसुलिन बाहर से देके काम चल जाएगा, लेकिन अगर रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो मिडिल एज में जनरली ऑनसेट होता है वो टाइप 2 का होता है। क्लियर है इतना? चलो, और बहुत कुछ है डायबिटीज के बारे, लेकिन वो तुम पढ़ोगे अब डॉक्टर बन के, ठीक है। चलो, सो उसके बाद अब आता है हाइपर सिक्रीशन। देखो हाइपर सिक्रीशन, इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को घटाना, ठीक है। पर अगर ये इंसुलिन ज्यादा बन गया तो वो ब्लड शुगर लेवल को जरूरत से ज्यादा घटा देगा। ब्लड के अंदर कितनी शुगर होनी चाहिए? 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर इंसुलिन ज्यादा है तो वो इतनी घटा देगा कि ब्लड में ये नॉर्मल शुगर लेवल जो मेंटेन होना चाहिए ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। क्या होगा? जब ब्लड में शुगर नहीं है तो ब्रेन को शुगर नहीं मिलेगी, ब्रेन सेल्स और कुछ यूज ही नहीं करते। आजकल ये जो कीटो डाइट्स चल रही हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खा लो, ज्यादा से ज्यादा फैट खा लो, शुगर कम लो। गाइस, बैलेंस्ड डाइट नाम की जो चीज है ना, उससे ऊपर कोई और अच्छी डाइट है ही नहीं। कोई कीटो डाइट नहीं, कोई वीगनिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं। टेक अ बैलेंस्ड डाइट। घी खाना भी जरूरी है, बस तुम्हें खाना आना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ सी, अब क्यों मैं ये बात कर रही हूँ? क्योंकि ब्रेन सिर्फ सीधी सीधी शुगर यूज करता है। ब्लड शुगर लेवल घट गई है 80 और 100 से भी नीचे, तो अब क्या होगा? जब ब्रेन को शुगर नहीं मिलेगी तो ब्रेन विल फॉल अनकॉन्शियस, बंदा कोमा में भी जा सकता है। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीजेस बिलो नॉर्मल, डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल बिलो नॉर्मल। इज इट क्लियर? तो इंसुलिन शॉक होता है, इंसुलिन में बंदा कैन फॉल अनकॉन्शियस, ठीक है, बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? डन? तो ये थे इनके हाइपो और हाइपर। अब ग्लूकागॉन का देखो। ग्लूकागॉन का काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। अब अगर ग्लूकागॉन ज्यादा हो गया तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा? यही तो हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड हाइपर ऑफ ग्लूकागॉन, बात एक ही होगी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। ये एक जैसा इफेक्ट शो करेंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरह से इंसुलिन ज्यादा होने से ब्लड शुगर लेवल कम होगा, और सेम क्या होगा अगर हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन हो जाए, ठीक है। हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन से भी यही होगा। तो गाइस, जब भी एंटागनिस्टिक हार्मोन्स पढ़ते हो ना, उसमें ये बड़ी मजेदार चीज होती है कि जो दो एंटागनिस्टिक हैं, एक का हाइपो और दूसरे का हाइपर, सेम इफेक्ट शो करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जरा पॉज करके एक बार इसको सोच के देखना, समझ के देखना, ठीक है। ये तुम्हें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। और कोई भी डिसऑर्डर देखना हो तो गो बैक टू द फंक्शंस। उसका जो फंक्शन है वो नहीं होगा। हाइपो है तो नहीं होगा, हाइपर हो गया तो वो फंक्शन ज्यादा होगा। तो देखो जरा क्या होगा, ठीक है। चलिए, सो गाइज, दिस वाज अबाउट योर पेंक्रियाज एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। कल हमने पढ़ी थी स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिट्यूटरी, नाउ दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एंडोक्राइन में से तो ये लार्जेस्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर ग्लैंड्स की बात की जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी है? सो दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ कैन यू सी द शेप? इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई, है ना। सो बटरफ्लाई शेप्ड है,
या एच शेप कह सकते हो। इज इट क्लियर? और कहाँ पे प्रेजेंट है? अराउंड योर ट्रेकिया, प्रेजेंट अराउंड द विंड पाइप, अराउंड ट्रेकिया। इज दैट क्लियर? फाइन। अब देखो ये तो गाइज ये जो है ये आपकी एच शेप्ड, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड। रेस्पिरेशन में जब हम लेरिंग्स कर रहे थे वॉइस बॉक्स, तो उसमें भी मैंने थायराइड का नाम लिया था। मेल्स में यहाँ पे कार्टिलेज प्रोमिनेंट हो जाता है ना, एक है ना, प्रोमिनेंस नजर आती है, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर नजर आता है, वो थायराइड कार्टिलेज है। उसी जगह पे पीछे की तरफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। कार्टिलेज अलग है, ग्लैंड अलग है, ठीक है, लोकेशन सेम है। नाउ सी दिस इज एच शेप्ड, क्लियर, और बटरफ्लाई शेप्ड। अच्छा, ये दो व्यूज दिए हुए हैं। ये जो व्यू है गाइस, ये व्यू है आगे से, अगर हम देखते हैं, अगर हम आगे से देखते हैं ना, दिस साइड इज वेंट्रल, तो दिस इज द वेंट्रल व्यू, दिस इज द वेंट्रल व्यू। और ये जो व्यू है ये पीछे से देखने पे दिखेगा, सो दिस इज द डोर्सल व्यू, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। नाउ सी, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, और गाइस थायराइड ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं, इट इज बायलोब्ड, ठीक है। ये बीच में पार्ट जो है ये नॉन सिक्रीटरी पार्ट है, यानी ये हार्मोन सिक्रीट नहीं करता। इसकी दो लोब्स हैं, दिस एंड दिस, सो इट इज बायलोब्ड, टू लोब्स, बायलोब्ड ग्लैंड है, क्लियर। और इन दो लोब्स को कनेक्ट करने वाला ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। ज्योग्राफी में भी ये टर्म पढ़ी होगी तुमने कभी। इस्थमस का मतलब होता है जो दो लैंड एरियाज को कनेक्ट करता है, इजंट इट? तो अब इसी तरह से ये इस्थमस है। नाउ इस्थमस इज नॉन सिक्रीटरी। जैसे कल हमने इनफंडिबुलम पढ़ा था, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कनेक्ट करने वाला, दैट वाज आल्सो नॉन सिक्रीटरी। सो इज द केस विद इस्थमस, नॉन सिक्रीटरी होती है और सिर्फ दोनों लोब्स को कनेक्ट करती है, क्लियर। अब हर एक लोब के अंदर गाइस फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे क्या है, ये फॉलिकल्स प्रेजेंट है, सो दीज आर फॉलिकल्स, ठीक है। क्या काम है इन फॉलिकल्स का, बात करेंगे अभी। इज इट क्लियर? तो स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू? एच शेप्ड एंड प्रेजेंट अराउंड ट्रेकिया, दिस इज अ वेंट्रल व्यू। दो लोब्स होती हैं, हर एक लोब्स के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, और दो लोब्स को कनेक्ट किया है किसने? इस्थमस ने, क्लियर। नाउ अगर मैं पीछे से देखूं इसको, तो पीछे से देखने पे आपको ये थायराइड ग्लैंड तो नजर आ रही है, पीछे इस साइड से, डोर्सल साइड से, इसके अंदर चार कॉर्नर्स में आपको 4 येलो मासेस दिखेंगे। यहाँ पे रेड कलर के बनाए हुए हैं, बट असलियत में यहाँ पे येलो कलर की 4 कॉर्नर्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड के अंदर एक और ग्लैंड है, समझ रहे हो, ठीक है। तो डोर्सल साइड पे ग्लैंड के अंदर 4 और ग्लैंड्स नजर आएंगी, तो ये ग्लैंड्स कहलाती हैं पैराथायरॉइड। पैरा का मतलब आसपास, थायराइड के आसपास और ग्लैंड्स हैं, नोन एज पैराथायरॉइड, एंड दीज आर 4 इन नंबर, क्लियर। इन्होंने अलग हार्मोन बनाना है, थायराइड के अलग हार्मोन्स हैं, क्लियर हो गया इतना। सो ये 4 पैराथायरॉइड आर प्रेजेंट इन 4 कॉर्नर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड ये येलो मासेस होते हैं, येलो मासेस, ठीक है। चलो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपनी थायराइड ग्लैंड के। तो थायराइड के कौन कौन से हार्मोन्स हैं गाइस? थायराइड ग्लैंड जो है ये बेसिकली 2 हार्मोन्स बनाती है, एंड द 2 हार्मोन्स आर थायरॉक्सिन, ठीक है, ये तुमने पहले भी नाम सुना होगा, और दूसरी जो हार्मोन है दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, अकेला कैल्सिटोनिन भी बोल सकते हो, थायरोकैल्सिटोनिन भी बोल सकते हो। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है TCT, ठीक है। सो थायरोकैल्सिटोनिन और TCT, so these are the 2 hormones produced by thyroid gland. अब I'll tell you the basic structure. मैंने अभी बताया था थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट है। देखो फॉलिकल का मतलब होता है फ्लावर लाइक, ठीक है। तो अगर मैं उसका ट्रांसफर सेक्शन लूँ ना, तो अंदर मुझे ये फॉलिकल्स नजर आएंगे। ये फॉलिकल ऐसा है, ठीक है, ये फॉलिकल्स हैं, और इस फॉलिकल के अंदर ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो इस फ्लावर को बनाते हैं। नाउ इट लुक्स लाइक अ फ्लावर, है ना, कुछ तो फ्लावर जैसा लग रहा है। तो ये हैं फॉलिकल्स और ये है अंदर फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। सो सी दीज आर फॉलिकुलर सेल्स,
and collectively we call them follicles. ठीक है, अब follicles के अंदर guys यहाँ पे fluid present होता है. This is a fluid filled cavity and this fluid contains iodine. Iodine containing fluid is present in this cavity. Fluid filled cavity. Is it clear? तो ये जितनी भी कैविटीज नजर आ रही हैं इन सब के अंदर आयोडीन कंटेनिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट मिल रहा है तुम्हें कि यहाँ पे जो आयोडीन यूज करके थायरॉक्सिन बनाया जाएगा. क्लियर? नाउ सी, इसके अलावा अब देखो इन फॉलिकल्स के बीच में जो खाली स्पेसेस हैं वहां पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर. फॉलिकल के आसपास पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स, और पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं थायरोकैल्सिटोनिन. ठीक है, और फॉलिकुलर सेल्स क्या बनाएंगे? हमारा थायरॉक्सिन. इज दैट क्लियर टू ऑल? ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है. ठीक है, नाउ सी, अब ये जो थायरॉक्सिन है ना गाइस, ये थायरॉक्सिन, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं. इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा. एक फॉर्म है T3 ट्राईआयोडोथायरो, रुको, इसको कहते हैं T3 और इसको कहते हैं T4. क्लियर? 3 का मतलब इसके अंदर 3 एटम्स होंगे आयोडीन के और T4 का मतलब इसमें 4 एटम्स होंगे आयोडीन के. क्लियर? नाउ सी, जब 4 हैं तो इसको कहेंगे टेट्रा आयोडो. आयोडीन से आया आयोडो, देखो टेट्रा आयोडो थायरोनिन या थायरॉक्सिन, कुछ भी कह लो. इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्राई, क्योंकि 3 आयोडीन के एटम्स हैं, आयोडो थायरोनिन. क्लियर हो गया? सो ये दो फॉर्म्स हैं जिसमें कि थायरॉक्सिन एग्जिस्ट करता है आपके ब्लड में. नाउ ये दोनों फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं. T3 कैन चेंज इनटू T4, T4 कैन चेंज इनटू T3 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. इनफैक्ट ब्लड के अंदर ये ज्यादा होता है, दिस इज मोर इन ब्लड. ठीक है, लेकिन जब काम करने की जरूरत पड़ती है तो T3 को कन्वर्ट किया जाता है T4 में, क्योंकि T4 ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेस पोटेंट. पोटेंट का मतलब स्ट्रांग, स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती. तो जब तक मान लो कि ये इनएक्टिव सी फॉर्म है, ठीक है, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म, तो जब भी जरूरत पड़ती है तो T4 को कन्वर्ट किया जाएगा T3 में. ठीक है, सो ये वैसे ब्लड में कम होता है, लेस इन ब्लड नॉर्मली, लेकिन जब जरूरत है तो उसमें कन्वर्ट किया जाएगा. बट इट इज मोर पोटेंट, इट इज मोर एक्टिव. इज दैट क्लियर? सो ये चीजें हैं थायरॉक्सिन के बारे में. ठीक है, अब गाइस थायरॉक्सिन जो है ना वो एक तरह का मास्टर हार्मोन है. सी, डोंट मिस इंटरप्रेट विथ मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड आपकी पिट्यूटरी ही है, बट ये ना मास्टर हार्मोन जैसा है, लाइक मास्टर हार्मोन जो सबको कंट्रोल कर रहा है. तो अगर हम थायरॉक्सिन का फंक्शन देखें तो ये सब कुछ करता है. ये फिजिकल ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, मेंटल ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीदिंग रेट को, एनर्जी प्रोडक्शन को, हीट प्रोडक्शन को, ब्लड प्रेशर को, मेटाबॉलिक रेट को, क्या नहीं कर रहा, वाटर सॉल्ट बैलेंस को, होम्योस्टासिस को. इट इज डूइंग एवरीथिंग, इट इज लिटरली डूइंग एवरीथिंग. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन. समझ में आया? ठीक है, क्या क्या कर रहा है? मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा. बेसल होता है एट रेस्ट, आपका मेटाबॉलिज्म क्या चल रहा है. उसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज होनी है, डिक्रीज होनी है. उसका मतलब मैंने तुम्हें बताया था सर्कुलेशन में, अगर थायरॉक्सिन बढ़ गया तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है ना. जैसे एड्रेनलिन का इफेक्ट तुम पढ़ते हो, ऐसे ही थायरॉक्सिन से भी हार्ट रेट बढ़ेगा अगर इंक्रीज हो गया, ज्यादा इंक्रीज हो गया. ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, सांस फूलेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. एनर्जी प्रोड्यूस कितनी करनी है वो ये डिसाइड करेगा. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं थायरॉक्सिन के. तो इसका मतलब अगर थायरॉक्सिन कम हुआ तो फिजिकल ग्रोथ कम हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगी, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, उसका बहुत लो IQ होगा. क्लियर? जैसे ग्रोथ हार्मोन कल हमने पढ़ा था, आई टोल्ड यू ग्रोथ हार्मोन का मेंटल डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं है, बट थायरॉक्सिन का है. क्लियर? और यहां तक कि बच्चे में इनफर्टिलिटी आ सकती है, इम्पोटेंसी आ सकती है. इनफैक्ट मदर में भी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
इसकी डेफिशिएंसी रही तो वो सारी डेफिशिएंसीज बच्चे में आएंगी। बच्चा वीक पैदा होगा, बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकता है, वो पैदाइशी इनफर्टाइल हो सकता है। सो थायरॉक्सिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इज दैट क्लियर? और अगर हमारी स्टेज में अगर थायरॉक्सिन की बाय चांस कमी आ गई तो हमारे अंदर भी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो थकावट रहती है हर वक्त, ठीक है, हर वक्त का फटीग रहेगा, पसीना छूटता रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। इनफैक्ट गाइस कंसंट्रेशन तक नहीं मेंटेन होती, मेंटली भी ये इफेक्ट करता है। तो अगर मान लो कि आपके लाइफ में कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले तुम अच्छा खासा पढ़ पा रहे थे, ठीक है, यू वर एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, तुम्हारी पिकअप बहुत ईजी थी, जल्दी होती थी चीज़ों की, लेकिन अब एकदम से पिछले कुछ टाइम से चीज़ें याद नहीं हो रही, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस वगैरह नहीं है, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो उस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है कि शायद थायरॉक्सिन की कमी चल रही है। एंड हाइपोथायराइडिज्म आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो गेट योर सेल्फ टेस्टेड, ठीक है। तो अगर फॉगीनेस रह रही है, चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ रही हैं तब जाके चीज़ समझ में आ रही है, आई यू गेटिंग दिस, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, डिप्रेशन सा फील होता है, हर वक्त सैड सैड सा फील होता है, तो थायरॉक्सिन कम हो रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। सो ये थे फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन, आई हैव टोल्ड यू, एंड दीज आर द टू फॉर्म्स। अब बात करेंगे हम थायरोकैल्सिटोनिन की। नाउ सी, थायरोकैल्सिटोनिन जो है ना, थायरोकैल्सिटोनिन की बात चलो यहीं कर लेते हैं। देखो, थायरोकैल्सिटोनिन TCT, इसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होगा। इट रेगुलेट्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और ये ब्लड में से कैल्शियम लेवल को कम करता है। जैसे इंसुलिन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को इधर उधर ठिकाने लगाता है और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ऐसे ही ब्लड में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो ये कैल्शियम को इधर उधर ठिकाने लगाएगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा। तो इसका मतलब कैसा इफेक्ट हुआ? हाइपोकैल्सीमिक इफेक्ट। वो ग्लाइसीमिक था, ये कैल्सीमिक है, हाइपोकैल्सीमिक इफेक्ट डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। कैसे करेगा? आई विल टेल यू। फाइन, सो दिस इज डन। आगे देखते हैं गाइस अब हम पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। TCT कैसे काम करता है वो मैं अभी बताऊंगी इसके हार्मोन को पढ़ाने के बाद, ठीक है। नाउ सी, तो ये हमने देख लिया था पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं ये 4 होती हैं, 4 इन नंबर, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड, present on the dorsal side of thyroid gland in 4 corners. गाइस आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है, तो आज थोड़ी सी क्लास लंबी भी हो जाए तो डोंट वरी, ठीक है। बेशक पॉज करके थोड़ी ब्रेक ले लेना, बट चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज हम, बिकॉज वी हैव अ टाइट शेड्यूल टू फॉलो, ठीक है। चलो, सो प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, और देखो ये येलो मासेस होते हैं, टोल्ड यू ऑलरेडी, है ना। अब ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन का नाम क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन, दैट इज व्हाई द नेम इज PTH। इज दैट क्लियर? या फिर इसको हम डायरेक्टली बोल देते हैं पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन। क्लियर हो गया? अब TCT का काम क्या था? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना। ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को रेगुलेट करता है। सो इट रेगुलेट्स कैल्शियम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म या लेवल। अब कैल्शियम पे जरा आते हैं। TCT क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे TCT का काम क्या था? ब्लड में से एक्सेस कैल्शियम को घटाना, उसको इधर उधर ठिकाने लगाना, ठीक है। तो अब ऑपोजिट भी कोई होगा, जब कैल्शियम ब्लड में कम हो गया है तो इधर उधर जहां उसको ठिकाने लगाया था, उसको स्टोर किया था, वहां से बुलाओगे भी। तो ये कैल्शियम लेवल को घटा रहा था, तो PTH जरूरत पड़ने पे ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो इसका इफेक्ट कैसा होगा? हाइपर कैल्सीमिक इफेक्ट। कैसा होगा? हाइपर कैल्सीमिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो हुए दोनों आपस में एंटागनिस्टिक, ठीक है। तो चलो इनका एंटागनिज्म देख लेते हैं हम। सो एंटागनिज्म बिटवीन PTH एंड TCT। सो देखो PTH क्या कर रहा है? इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। सो लेट्स सी हाउ इट वुड डू दैट।
इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। और टीसीटी क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को घटाता है, डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कैसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले देखो, ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाना है, इसको हटाते हैं पहले तो, आई नीड स्पेस टू ड्रॉ। देखो अब ये आपकी बोन है, बोन्स आर द रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम, राइट। ये आपकी गट है, ये पहले ब्लड बनाते हैं, ये ब्लड है तुम्हारा, और ये गाइस आपकी गट है, दिस इज गट, ठीक है, दिस इज ब्लड एंड दिस इज ऑफ कोर्स योर बोन, क्लियर। अब बात आती है ब्लड की। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम मान लो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, नंबर वन क्या होना है, इस कैल्शियम को ठिकाने लगाया जाएगा बोन के अंदर सबसे पहले, है ना। ब्लड शुगर लेवल को घटाना है, ब्लड शुगर लेवल को घटाना है, डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाना है, तो उस ब्लड से कैल्शियम कहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा, बोन के अंदर। समझ में आ रहा है। सो बोन के अंदर भेजा जाएगा क्या, और ये डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन कौन करवा रहा है, टीसीटी, ठीक है। तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया, सबसे पहले तो जो एक्सेस हो गया उसको हम बोन में ठिकाने लगाएंगे। दूसरा, अभी भी तुम जोश में आके कैल्शियम खाते जा रहे हो क्योंकि तुम्हें ये पता लग गया कि कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो तुमने आज ही सारा जोश दिखा दिया, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस रखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो अभी भी तुम खाते जा रहे हो तो उस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन टुवर्ड्स ब्लड रोक दी जाएगी, ये एब्जॉर्प्शन को रोक दिया जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम हैज बीन डिक्रीज्ड। कौन डिक्रीज कर रहा है, अगेन टीसीटी। समझ में आया। फिर यूरिन के थ्रू उस एक्सेस ऑफ कैल्शियम को निकाला जाएगा, क्योंकि हमने हर हाल में ब्लड के अंदर कैल्शियम को डिक्रीज करना है। कौन करेगा, टीसीटी। तो देखो, डिक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, देन डिक्रीजिंग calcium absorption from gut, clear. And third, it increases the calcium removal through urine, ठीक है। तो कर करा के हमने ब्लड में से कैल्शियम को घटा दिया। समझ में आया। अब वो जोश 2 दिन का था, उसके बाद फिर हम अपनी वही बैड ईटिंग हैबिट्स पे आ गए, जंक फूड, कैल्शियम मिल नहीं रहा हमें। तो फिर क्या होगा कि वो जो तुमने पहले कैल्शियम खाया था, ठीक है, अब वो कैल्शियम को बोन्स जो है निकाल के ब्लड को देंगी। तो अब यहाँ पे कैल्शियम कम हो गया, यहाँ पे कैल्शियम कम हो गया, तो इस सिचुएशन में बोन से कैल्शियम निकल के इधर जाएगा, कौन भेजेगा, पीटीएच, ठीक है। जितना भी तुम थोड़ा बहुत कैल्शियम खा रहे हो वो सारा कैल्शियम बहुत ही स्ट्रांगली एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन करवाई जाएगी। कौन करवा रहा है, पीटीएच। यूरिन के थ्रू कैल्शियम का रिमूवल रोक दिया जाएगा, कौन करवाएगा, पीटीएच। सो पीटीएच क्या कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, दिस इज डन बाय पीटीएच। हाउ इज इट डूइंग इट, इट इज डूइंग इट बाय नंबर 1 रिलीजिंग द कैल्शियम फ्रॉम बोन। तो बोन की क्या हो रही है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स क्या होंगी, वीक हो जाएंगी। अगर यही चलता रहा तो बोन्स आपकी वीक होने लगेंगी, टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। फाइन, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। सेकेंड, एब्जॉर्प्शन of calcium from gut increases the absorption of calcium from gut। बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है ना। और उधर यूरिन से इंक्रीज किया गया था रिमूवल को, नाउ इट विल डिक्रीज द कैल्शियम रिमूवल थ्रू यूरिन। सो हुए आपस में इंटागनिस्टिक। इज दैट क्लियर। अब तुम यहां से डिसाइड कर सकते हो कि इनकी हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से देखो क्या होगा ना। सी, अगर पीटीएच ज्यादा बन गया तो कैल्शियम हड्डियों से निकल के ब्लड में जाएगा,
तो हड्डियां क्या हो रही हैं, डीमिनरलाइज होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी, सॉफ्ट होती जाएंगी. तो एक्सेस हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच विल डू व्हाट, इट विल लीड टू डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है. अब अगर पीटीएच नहीं हुआ, पीटीएच की हाइपोसिक्रीशन हो गई, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, हाइपोसिक्रीशन हो गई, तो अगर ब्लड में जरूरत भी है तो हड्डियों में से कैल्शियम निकलेगा ही नहीं. तो ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम नहीं होगा तो आपकी बोन्स को आपकी मसल्स को कैल्शियम कौन देगा. एंड यू हैव रेड ऑलरेडी इन द चैप्टर ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मसल्स रिक्वायर कैल्शियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन, राइट. तो अगर पीटीएच कम हुआ, हाइपोसिक्रीशन हुई, तो बोन्स में से कैल्शियम निकल के ब्लड में नहीं आएगा. देखो फंक्शन पढ़ लिया, उसके बाद हाइपो हाइपर तुम अपने आप डिराइव कर सकते हो, राइट. तो देखो पीटीएच कम तो बोन से ब्लड में कैल्शियम नहीं आया, कैल्शियम ब्लड में नहीं होगा तो मसल्स को नहीं मिलेगा, और मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी. इसी चीज को हम कहते हैं टेटनाई, पैराथायरॉयड टेटनाई. ठीक है ना. सी सो यहाँ पे डिसऑर्डर के लिए जगह नहीं छोड़ी, लिख देते हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज पैराथायरॉयड टेटनाई. पैराथायरॉयड टेटनाई होता है गाइस ड्यू टू पीटीएच डेफिशिएंसी. क्लियर. और पीटीएच डेफिशिएंसी से क्या होगा, ए रिदमिक यानी प्रॉपर रिदम में मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ए रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो कॉन्ट्रैक्शन में ही रह गई, फिर रिलैक्स नहीं हो रही, कभी भी कॉन्ट्रैक्शन ट्विचिंग हो रही है. सो इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस. इज इट क्लियर. चलो, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना. टीसीटी और पीटीएच के फंक्शंस और उनका एंटागनिज्म. तो अभी तक हमने 3 सेट्स किए हैं एंटागनिस्टिक के. कौन कौन से. रिलीजिंग हार्मोन्स आर इनहिबिटरी हार्मोन्स बाय हाइपोथैलेमस, देन your insulin and glucagon by your pancreas, and now TCT and PTH. PTH from parathyroid glands and TCT by your thyroid gland. Easy. Now coming on to next gland, this is adrenal gland. और adrenal gland as you can see kidney के ऊपर present होती है like a cap. तो kidney के ऊपर है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं suprarenal. supra means above. sub का मतलब होता है नीचे, supra का मतलब ऊपर, suprarenal glands. Is that clear? अब एड्रिनल ग्लैंड देखो, ट्रायंगुलर सी ग्लैंड है. ठीक है. ट्रायंगुलर सी ग्लैंड है, 2 रीजन्स है इसके. तो ये बीच वाला जो भी रीजन होता है इसको मेडुला कहा जाता है. ठीक है. और जो बाहर वाला रीजन होता है गाइस इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं. आउटर कॉर्टेक्स होगा और इनर मेडुला होगा. 2 रीजन्स में डिवाइड हो गया. अब इसके आउटर और इनर दोनों रीजन्स अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं. ठीक है ना. सी कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को गाइस हम बोलते हैं, हार्मोन्स आर नोन एज कॉर्टिकॉइड्स. क्या होगा, कॉर्टिकॉइड्स. हार्मोन्स आर नोन एज कॉर्टिकॉइड्स. ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी बोलते हैं, और ये स्टीरॉइड से बनते हैं. स्टीरॉइड डेरिवेटिव्स होंगे. स्टीरॉइड्स आर टाइप्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं. ठीक है ना, या फैट्स से डिराइव होते हैं, बस इतना याद रखो. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो फैट खाने जरूरी हैं. इज इट क्लियर. सो यू नीड टू टेक गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट्स. इज इट क्लियर. नाउ सी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फैट से डेरिवेटिव है, स्टीरॉइड डेरिवेटिव्स हैं. डन. मेडुला. मेडुला की बात ऐसी है कि मेडुला से हार्मोन्स जो बनते हैं, इन हार्मोन्स को हम बोलते हैं कैटिकोलामाइंस. कैटिकोलामाइंस. कुछ आइडिया हुआ नाम से, अमाइंस. तो ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं. एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन, पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में. टायरोसिन एक तरह का अमाइनो एसिड है, तो उस टायरोसिन से बनता है ये. ठीक है. ये भी क्वेश्चन आ जाता है टायरोसिन से. कौन सा अमाइनो एसिड है, टायरोसिन. चलो क्लियर. सो दिस इज कैटिकोलामाइंस. इनको फेमसली हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोल देते हैं. इमरजेंसी हार्मोन्स, जितनी भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स. कॉकरोच देख लिया, कमरे में छिपकली आ गई, या एक्चुअली इमरजेंसी जो होती है वो हो गई, यू नो, किसी के साथ लड़ाई हो गई है, किसी ने मार दिया है, अब तुम उसके पीछे भाग रहे हो या तुम उससे बच के भाग रहे हो. तो ये जितनी भी सिचुएशंस, भूत देख लिया, एग्जाम आ गया और पढ़ाई नहीं की, है ना, तो क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशंस होंगी. उसमें बनते हैं ये कैटिकोलामाइंस. नाम तुमने बिल्कुल सुने हुए हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन.
पढ़ते आए हैं हम, इनका इफेक्ट भी हमने देखा था। इट इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रीन, और दूसरा है नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन का दूसरा नाम होगा नॉर एपिनेफ्रीन। दोनों नॉर एक साथ आएंगे, ठीक है। और ये दोनों इमरजेंसी हॉर्मोन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? अब जरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की भी बात करते हैं। तो गाइस, ये जो कॉर्टेक्स एरिया है ना, ये कॉर्टेक्स एरिया 3 जोन्स में डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3। दिस इज 1, 2 एंड 3। क्लियर? सो कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, और 3 रीजन्स के नाम देखो। फर्स्ट जोन इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। दूसरे को बोलेंगे जोना फैसिक्युलेटा, and the third one is zona reticularis. Clear? So this is outer, this is middle and this is inner. So cortex को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 रीजन्स में, क्योंकि अलग अलग हॉर्मोन्स बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आउटर इज नोन एज कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, मेडुला के अलग हॉर्मोन्स हैं, इमरजेंसी हॉर्मोन्स, और कॉर्टेक्स के अलग हैं स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स नोन एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब ये अलग अलग जोन्स अलग अलग कॉर्टिकॉइड्स बनाएंगे, देखें हम। चलो, सो आगे देखते हैं एड्रिनल हॉर्मोन्स कौन से हैं। सो फर्स्ट जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करते हैं। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन आएगा, पहले नाम लिख लेते हैं इनके, जोना फैसिक्युलेटा, सिक्युलेटा, ठीक है, और एक है जोना रेटिकुलरिस। ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी बहुत ही खतरनाक किताब है, छोटा छोटा करके सब दे देते हैं वो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलोसा, दैट इज आउटर रीजन। ये जो हार्मोन बनाता है इसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इनके हार्मोन्स को बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाम से आइडिया तो होता जा रहा होगा कि कुछ ना कुछ ग्लूकोज से रिलेटेड होने वाला है ना। यहाँ पे कुछ मिनरल से रिलेटेड होने वाला है, और यहाँ पे है वी हैव सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने वाले हैं। इज इट क्लियर? अब देखो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक कैटेगरी है जो मिनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है दैट इज एल्डोस्टेरोन। सुना हुआ है नाम एल्डोस्टेरोन? बिल्कुल सुना हुआ है। रास मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ोगे, ठीक है। रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या कर रहा था? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है ना। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या था? इट इंक्रीजेस द ब्लड, सॉरी इट इंक्रीजेस नहीं, यस इट इंक्रीजेस द, ये क्या हो गया, यस इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर कम हो गया, सोडियम कम हो गया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो ये काम होता है इसका, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी करवाएगा, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन। क्लियर? अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं गाइस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल। बड़ा ही खतरनाक हार्मोन है ये। कॉर्टिसोल को गाइस हम बोलते हैं द स्ट्रेस हार्मोन। तो जब तुम्हारा बैकलॉग इकट्ठा होता रहता है, या तो तुम पढ़ नहीं रहे या फिर तुम कवर अप नहीं कर पा रहे अभी, तो स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या रिलीज होगा? कॉर्टिसोल होगा। कोई भी स्ट्रेस हो, इज इट क्लियर? इमरजेंसी अलग चीज होती है, पूरा साल स्ट्रेस होता है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर इमरजेंसी वाला हार्मोन आएगा। वैसे दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो सी कॉर्टिसोल द स्ट्रेस हार्मोन बहुत खराब हार्मोन है। तो जब भी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है ना, ठीक है, जब भी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, है ना, स्ट्रेस से डील करने के लिए। तो वो क्या करती है? वो अपना ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रखेगी कि भी स्ट्रेस है, काम करना पड़ सकता है, वी नीड एनर्जी। तो ब्लड का शुगर लेवल हाई रखा जाता है, ताकि जितना ब्लड में शुगर रहेगा उतना सेल्स को मिलेगा और वो ज्यादा एनर्जी बनाएंगे। तो व्हाट डू दे इंक्रीज द शुगर लेवल इन ब्लड। सो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा। दूसरा, तुम जो खा रहे हो वो ब्लड शुगर लेवल भी हाई रखी जाएगी और साथ ही साथ फैट्स भी बनाए जाते हैं,
ताकि रिजर्व भी किया जाए कि भाई स्ट्रेस है, स्ट्रेस चल रहा है, आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो जो तुम खा रहे हो वो फैट में भी कन्वर्ट किया जाता है, तो फैट प्रोडक्शन होती है, फैट प्रोडक्शन। इसकी वजह से ओबेसिटी आती है। ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा तो ओबेसिटी भी आएगी। इज दैट क्लियर? वो फैट में कन्वर्ट होता जाएगा। इसलिए स्ट्रेस में जो भी चीज तुम खाते हो वो मोटापा करती है। समझ आई? इवन जो कॉर्टिसोल है ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट। तो स्ट्रेस में रहने से आपको इन्फेक्शन रेट्स बढ़ जाते हैं। नॉट हेल्दी एट ऑल। Is that clear? So it is an immunosuppressant. So these are the things which cortisol does to us. इससे कहीं ज़्यादा गंदा और बुरा हार्मोन है ये, बहुत खतरनाक हार्मोन। Is that clear? फिर कभी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये याद रखना है। क्लियर? चलो उसके बाद आते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो गाइस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो है ये टेस्टोस्टेरोन लाइक कंपाउंड्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लाइक कंपाउंड्स। Done? So these are the different hormones produced by एड्रिनल कॉर्टेक्स एरिया। ये किसके हॉर्मोन्स हैं? ये कॉर्टेक्स एरिया के हैं। समझ में आ गया था? ठीक है। अब यहां से तुम डिड्यूस कर सकते हो कि ये ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा। सोचो अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो गई, हाइपर एल्डोस्टेरोन ज्यादा, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने लग जाता है, इजंट इट। अब ये कॉर्टिसोल अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, शुगर लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इंक्रीज शुगर लेवल, फिर फैट ओबेसिटी बढ़ती जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। आई यू गेटिंग ऑल ऑफ दिस? ठीक है। अब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स अगर ज्यादा बन गए, टेस्टोस्टेरोन, तो देखो मेल्स की बात करते हैं पहले। तो अगर मेल्स में गाइस ये ज्यादा हुए, लेट्स सी एंटागनिज्म, चलो यहां पे बताती हूं। देखो तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की पहले बात कर लेते हैं। तो देखो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स अगर मेल्स में ज्यादा बने तो क्या होगा, फीमेल्स में ज्यादा बने तो क्या होगा। ठीक है। सो इन मेल्स के अंदर सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा बनेंगे तो मेल्स का जो जेनाइटल्स हैं वो जरूर से ज्यादा इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है। सो एनलार्जमेंट अगर ये इंक्रीज करता है, किसकी बात कर रहे हैं, इंक्रीज की, इंक्रीज करता है तो एनलार्जमेंट ऑफ जेनाइटल्स हो जाएगा। इनके लिए टर्म्स होती हैं पर आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जैसे कंपाउंड्स हैं तो जेनाइटल्स इंक्रीज होंगे साइज में। उसके बाद आपके जो टेस्टोस्टेरोन है उसका ऑयल ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट होता है, तो एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होंगी, मेन ये होगा। ठीक है। अगर मेल्स में डिक्रीज हो जाता है तो मेल्स के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हो जाते हैं। नाउ दिस इज नोन एज गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया, देखो गायनी वर्ड इज फॉर फीमेल्स, मास्टिया वर्ड इज फॉर मैमरी ग्लैंड्स। तो मेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स होने लगता है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, सो दिस इज नोन एज गायनेकोमास्टिया। ये पहला सिम्टम है। ठीक है। अब अगर फीमेल्स के अंदर देखो, फीमेल्स के अंदर अगर यही इंक्रीज करता है, लेट्स चेंज द कलर, फीमेल्स के अंदर यही सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी टेस्टोस्टेरोन लाइक कंपाउंड्स इंक्रीज करते हैं। देखो फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन तो होता ही है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, उनके अंदर मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। नाउ दिस इज नोन एज एड्रिनल विरिलिज्म। व्हाट डू वी कॉल इट, विरिलिज्म। क्या होता है विरिलिज्म, जिसमें कि मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, यानी कि मुंह पे बाल आ जाते हैं, फेस पे बाल आ जाते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ, आवाज बदल जाती है, मर्दाना आवाज हो जाती है। सो फेशियल हेयर ग्रोथ एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड, आवाज बदल जाएगी। ठीक है। एक्ने की प्रॉब्लम होगी, होर्स वॉइस हो जाएगी, भारी आवाज। ठीक है। और अगर ये डिक्रीज करता है तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आने वाला इन केस ऑफ फीमेल्स, पर हाँ अदरवाइज थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब बाकियों की भी बात कर लेते हैं। तो गाइज हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज। दूसरा तुम्हें बताना है कुशिंग सिंड्रोम, और तीसरा है कोन्स डिजीज। नाउ दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट मैं बता रही हूं
क्योंकि हमें तो हर तरह से करना है ना, नॉट ओनली फॉर स्कूल एग्जाम्स, फॉर नीट ऑल्सो। अब देखो एडिसन्स डिजीज में गाइस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल भी डिक्रीज होता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज होगा। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या क्या होगा। अगर ये दोनों डिक्रीज कर गए तो एडिसन्स डिजीज में क्या क्या होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में सिर्फ कॉर्टिसोल यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्पेलिंग्स गलत लिख दिए हमने, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टिसोल ही डिक्रीज होगा। तो कॉर्टिसोल के डिक्रीज होने से क्या होगा ये भी तुम बताओगे मुझे। और कौन सिंड्रोम में इंक्रीज हो जाता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन विल इंक्रीज, मिनरलोकॉर्टिकॉइड विल इंक्रीज। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या बेसिक से एक एक दो वर्ड्स में कि क्या क्या होगा इन सच सिचुएशंस। इज दैट क्लियर? कर लेंगे हम। आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। डन। सो गाइज ये है डिजीजेस रिलेटेड टू इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अभी तक हमने 3 सेट्स ऑफ एंटागनिज्म किए। नेक्स्ट एड्रेनलिन जो इमरजेंसी हार्मोन है और दूसरा नॉर एड्रेनलिन, तो ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन्स हैं। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन ये दोनों क्या है, इमरजेंसी हार्मोन्स, राइट। क्या बोलते हैं इनको, 3F हार्मोन है ना, 3F हार्मोन्स। क्यों 3F? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। भगाना पड़ गया या भागना भी पड़ सकता है ना, सिचुएशन चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तुम पीट के ही आओगे, पिट के भी आना पड़ जाता है। तो पिटने के टाइम पे जब भागोगे तब भी ये एड्रेनलिन बनेगा। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन भी इमरजेंसी कंडीशन में होता है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि दोनों हार्मोन्स हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। क्लियर? दोनों आपके जिस नर्वस सिस्टम के साथ काम करते हैं दैट इज नोन एज सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इमरजेंसी कंडीशन में काम करने वाला, पढ़ा था हमने। ठीक है, अब ऑपोजिट क्या है, वी हैव एसिटाइलकोलिन। तो गाइस एसिटाइलकोलिन जो है ये काम करता है along with parasympathetic autonomous nervous system during normal condition। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एड्रेनलिन का नाम उल्टे लग रहे हैं ना, बहुत बार बच्चों को लगता है एड्रेनलिन का एंटागनिज्म नॉर एड्रेनलिन के साथ। नो, एड्रेनलिन का एंटागनिज्म किसके साथ है, एसिटाइलकोलिन के साथ है। तो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन्स इज नॉट एंटागनिस्टिक। समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट एंटागनिस्टिक। पढ़े, यहां पे लिख लेंगे PYQ। ठीक है, सो विच ऑफ द हार्मोन्स is not, which of the set of hormones is not antagonistic। तो देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो गाइस उसमें कीवर्ड्स देखने होते हैं। एंटागनिस्टिक नहीं है, नॉट एंटागनिस्टिक है। सो नॉट इज द कीवर्ड। इज दैट क्लियर? अब ऑप्शंस देखो क्या है इसकी। ऑप्शंस हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स एंड रिलीजिंग हार्मोन्स, inhibitory hormones and releasing hormones. Second is TCT and PTH. ठीक है, third is insulin and glucagon. ठीक है, and the fourth one is adrenaline and noradrenaline. तो what is the correct answer? Answer is last one. उसने not antagonistic पूछा है क्योंकि ये आपस में एंटागनिस्टिक नहीं है, ये दोनों इमरजेंसी में काम करते हैं। अगर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन होता तो फिर ये एंटागनिस्टिक होता। तो ये तीनों एंटागनिस्टिक हैं अलॉन्ग विद एड्रेनलिन एंड एसिटाइलकोलिन। तो आपने 4 सेट्स कर लिए हैं जो आपस में एंटागनिज्म शो करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब हम आते हैं डिसऑर्डर्स। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू गोनैड्स। तो देखो गोनैड्स हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो कि गेमीट्स बनाते हैं। ठीक है, गोनैड्स को उसको कहेंगे, इनके 2 काम होते हैं गोनैड्स के। एक तो गेमीट फॉर्मेशन यानी स्पर्म्स बनाना, ओवा बनाना, दिस इज वन फंक्शन। एंड दूसरा फंक्शन है इसका एंडोक्राइन रोल।
दूसरा इसका रोल क्या है, एंडोक्राइन, यानी कि हार्मोन फॉर्मेशन करना, हार्मोन प्रोडक्शन करना। क्लियर हो गया? ठीक है। सो दो काम करेंगे। अब गेमीट फॉर्मेशन वाला जो काम है ये पढ़ोगे तुम क्लास 12 में, एंड यस आई विल बी टीचिंग यू इन क्लास 12। कमेंट सेक्शन में आ जाता है, दिस फील सो गुड। ठीक है, चलो पढ़ते रहना। लेकिन गेमीट फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और अब हम पढ़ रहे हैं इसका एंडोक्राइन रोल। तो गाइज दो तरह के गोनाड्स हैं, हमें पता है। मेल गोनाड्स जो होती हैं, मेल गोनाड्स दे आर नोन एज टेस्टीज, है ना, और फीमेल गोनाड्स आर नोन एज ओवरीज। ये तो हमें 10th से पता है। क्लियर? शायद उससे भी पहले। तो अब हार्मोन्स देखो, टेस्टीज के हार्मोन्स का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, राइट, द मेल हार्मोन। इट इज एन एंड्रोजन, एंड्रो मीन्स मेल, मेल हार्मोन एंड्रोजन। एंड फीमेल हार्मोन्स दो हैं हमारे पास, वन इज ईस्ट्रोजन, द मेन वन, एंड सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। तो अब टेस्टीज के अंदर गाइस पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर होता है, चलो आगे बताते हैं। देखो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टीज का अगर हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखें ना, तो टेस्टीज के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यूनिट। हर एक स्ट्रक्चर का कोई ना कोई यूनिट है ना, जैसे किडनीज के नेफ्रॉन्स हैं, लंग्स के एल्वियोलाई हैं, राइट। ऐसे टेस्टीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां एक्चुअली स्पर्म फॉर्मेशन होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक्चुअली अराउंड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल छोड़ो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। सो ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ओवरीज के केस में जो ईस्ट्रोजन है वो तो बनाते तो दोनों ही ओवरीज हैं, लेकिन ओवरी के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ओवरी के अंदर गाइस जो ओवेरियन फॉलिकल होता है जिसके अंदर एग बन रहा है, तो ओवेरियन फॉलिकल बनाता है ईस्ट्रोजन। ठीक है। और ओवेरियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है ना, और उसमें से ओवम अलग हो जाएगा, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte, ठीक है, तो ओवम अलग हो जाएगा, और वो जो फॉलिकल था उसका बचा कुचा पार्ट जो होता है, रेमिनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज द येलो बॉडी, ये बनाती है प्रोजेस्टेरोन। अभी अगर तुम्हें ये समझ में ना आए तो प्लीज ऐसे ही रट्टा लगा लेना, ठीक है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में, कि ये कैसे बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद कर लेंगे प्लीज। ठीक है, तो ये हार्मोन्स हैं इनके। नाउ सी, अब टेस्टोस्टेरोन करता क्या है, मेल हार्मोन है। तो ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई हुई है, तो ये जो गोल गोल है, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर ये स्पर्म प्रोडक्शन चल रही है, हमें कोई लेन देन नहीं है। अब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ऑल एंड वाइट, यहाँ पे ये सेल्स दिख रहे हैं, ये सारे सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स। ठीक है, तो ये लेडिग सेल्स बनाते हैं गाइस टेस्टोस्टेरोन। क्या बना देंगे? टेस्टोस्टेरोन। और कहाँ पे प्रेजेंट है ये सेल्स? आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? अब कैसे बनाते हैं स्पर्म्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। हम ये बाहर प्रेजेंट, ये सेमिनिफेरस, ये वाले जो पर्पल कलर के, ये जो बाहर वाले सारे सेल्स हैं, इनकी बात कर रहे हैं। ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलो, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? दो काम करेगा टेस्टोस्टेरोन। नंबर 1, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करेगा, और इसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जनरेट करता है। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक? देखो, किसी भी मेल या फीमेल का जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो होता है गेमीट्स बनाना। तो मेल्स के लिए प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा? स्पर्म प्रोडक्शन करना। इट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमारा गेमीट बनाना हमारा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, फीमेल्स में ओवा फॉर्मेशन। क्लियर?
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनके बेस पे तुम बताते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नाउ सी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा, कैसे पता लगता है, खुद सोचो। फेशियल हेयर है ना, फिर प्यूबिक हेयर, आवाज़ का चेंज होना, फिर मस्कुलेचर ब्रॉड होना, स्केल्टन ब्रॉड होना। मेल्स में शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं और पेल्विस यानी हिप रीजन नैरो होता है, फीमेल्स में उल्टा हो जाएगा। और क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन की वजह से गाइस आरबीसी प्रोडक्शन भी होती है, एरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प करता है, रिमेंबर। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हमने पढ़ा था ना, मेल्स के केस में आरबीसी नंबर ज्यादा है, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, फीमेल्स में कम था। तो मेल्स में ज्यादा होने का एक कारण तो लॉस ऑफ ब्लड थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, बट मेजर रीजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट्स द बोन मैरो ऑल्सो, एंड वो एरिथ्रोपोइसिस करवाता है, आरबीसी प्रोडक्शन भी करवाता है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। फिर वो जो हमारी एक कौन सी क्लास में, 7th 8th में जाके वो जो हमारी पर्टिकुलर लाइकिंग शुरू हो जाती है, लड़कियां पसंद आनी शुरू हो जाती हैं, वो अच्छी है, तो एकदम से वो जो फीलिंग्स में चेंज आता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हैज इफेक्ट ऑन आर साइकी ऑल्सो, ऑन आर माइंड, ऑन आर फीलिंग्स। इज इट क्लियर? और टेस्टोस्टेरोन एक जब ज़्यादा होता है तो प्यूबर्टी में आते एक प्रॉब्लम आती है ना, एक्ने होना शुरू हो जाता है ना, पिंपल्स की प्रॉब्लम, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। ठीक है, कंसिडरिंग कि आप हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन कर रहे हो, आपकी फूड हैबिट्स ठीक हैं, तो अगर हार्मोन की वजह से ये पिंपल्स आपकी त्वचा खराब कर रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो इट स्टिमुलेट्स द सीबम प्रोडक्शन यानी ऑयल प्रोडक्शन। क्लियर? तो एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है इससे, एग्रेशन, गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है एकदम से, वो कि कह कैसे दिया फलाना ढमकाना, तो वो सब कौन करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है। क्लियर हुआ इतना? तो ये सब काम है टेस्टोस्टेरोन के। तो फेशियल हेयर ग्रोथ, मसल्स पे ब्रॉड मस्कुलेचर, ब्रॉड शोल्डर्स, आवाज का चेंज होना, होर्स वॉइस, देन डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल्स, प्यूबिक हेयर आना, एग्रेशन, ये सब इसके किया धरा काम है। एक्ने क्यों है? क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी है इसने। ठीक है, इनफैक्ट स्वेट ग्लैंड्स भी ज़्यादा होती हैं मेल्स के केस में बिकॉज ऑफ दिस। देन व्हाट विल हैव, हाँ जी, सो लाइकिंग टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर। ठीक है, तो ये सब कौन करवा रहा है? हम कुछ नहीं कर रहे, ये सब टेस्टोस्टेरोन का कमाल है ना। चलो, सो ये हैं टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स, एंड देन सो दिस इज ऑल्सो अ टेबल विच यू कैन जस्ट रीड। सी, ये सारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स हैं, ये सेक्सुअल फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ये माइंड के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हाई टेस्टोस्टेरोन से एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी कम रहता है, सो इट इज़ गुड, फाइन। चलिए नेक्स्ट आते हैं गाइज, अब हम ओवेरियन हॉर्मोन्स पे। नाउ सी, ओवेरियन हॉर्मोन्स में भी सबसे पहले क्या आ जाएगा, ईस्ट्रोजन, टोल्ड यू, एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन आपका प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो जब भी प्रोजेस्टेरोन आएगा, हमारी यूट्रस की जो वॉल है ना, वो थिक होनी शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान भी गाइस। अच्छा, ये किसने बनाया था प्रोजेस्टेरोन? आई टोल्ड यू कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है ना, कॉर्पस ल्यूटियम। ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, बट यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा। पूरी प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम रहना चाहिए। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन बनना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पे प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो अबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी यूट्राइन वॉल को थिक करता रहता है, ताकि जितना जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे वो वॉल थिक हो रही है उस एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए। इज दैट क्लियर? सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सटर्नल सोर्स से भी यानी प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन क्या कर रहा है? इट थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल,
और कौन सी, इसका नाम होता है, 3 वॉल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, तो एंडोमेट्रियम कहते हैं उसे, याद कर पाओ तो, नहीं तो सिंपली याद रखना यूट्राइन वॉल को थिक करेगा। ठीक है, दूसरा इसका काम मैंने तुम्हें बताया था, मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर कईयों के इफेक्ट होने हैं, है ना। कल हमने प्रोलैक्टिन देखा था, तो प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा था और ऑक्सीटोसिन उसका रिलीज करवा रहा था, लेकिन जहां पे मिल्क प्रोडक्शन होनी है, मैमरी लोब्स, उनकी डेवलपमेंट कौन करवाता है? डेवलपमेंट ऑफ मैमरी लोब्स, दैट इज डन बाय प्रोजेस्टेरोन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं ईस्ट्रोजन पे। तो ईस्ट्रोजन गाइस, ये इसके 2 काम हैं। एक तो अगेन प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, and what is that? Ova production, oogenesis. ठीक है, and then we have secondary sexual character, तो जो feminine characteristics हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। Is that clear? I hope you can find out. Clear? Breast development होना, menstrual cycle का start होना, shyness develop होना, liking for the opposite gender of course, ठीक है, और ब्रॉड पेल्विस होना, हिप रीजन ब्रॉड होना शुरू हो जाता है। अब मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर ईस्ट्रोजन का भी इफेक्ट है। मैमरी ग्लैंड्स का जो एनलार्जमेंट है ड्यू टू फैट डेपोजिशन, वो कौन करवा रहा है? ईस्ट्रोजन। तो मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर हमने 4 हार्मोन्स के इफेक्ट्स देखे। ईस्ट्रोजन एनलार्जमेंट करवाएगा बाय फैट डेपोजिशन, ये अंदर मैमरी लोब्स बनवाएगा। प्रोलैक्टिन उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर दैट, ठीक है, एंड ऑक्सीटोसिन उसका रिलीज करवाएगा। क्लियर हो गया? चलो, अब गाइज हम आते हैं, कहाँ आते हैं? सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। सो तुम्हें फंक्शंस पता लगे हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस टेबल, ठीक है, कि मेल्स के अंदर अगर इम्बैलेंस होता है, टेस्टोस्टेरोन अगर कम होता है तो क्या क्या होगा, और विमेन के अंदर अगर कम होता है तो क्या क्या होगा। इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड, तो जस्ट गो थ्रू इट। क्लियर? नॉट इन योर सिलेबस, तो स्किप भी करोगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ना होगा तो एक बार पॉज करके यू कैन ऑलवेज गो थ्रू। ठीक है, चलो अब हम आते हैं और एंडोक्राइन टिश्यूज कौन कौन से हैं। तो गाइज, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये मैं अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में करवाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा और हमने कौन कौन से हार्मोन्स किए हैं, और कौन से हार्मोन्स किए हैं हमने? सोचो सोचो सोचो, हमने कोई हार्मोन किया है? हार्ट का कोई हार्मोन होता है? हार्ट कोई हार्मोन सिक्रीट करता है? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये हम कर चुके हैं। हिंट देती हूँ कि हार्ट ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हार्ट कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। आज मैं बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ठीक है, बट यू हैव डन दिस। देन इसके अलावा लिवर भी बनाएगा, ठीक है, और लिवर कौन सा हार्मोन बनाता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। हिंट दे देती हूँ, रास मैकेनिज्म में पढ़ा था। हिंट दे रही हूँ सिर्फ आज, देखते हैं कितनी तैयारी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी बीपी रेगुलेशन को करेगा। कौन सा हार्मोन है? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड देन किडनी भी हार्मोन रिलीज करती है। किडनी भी हार्मोन रिलीज करती है। अगेन हिंट दे रही हूँ, ये भी रास मैकेनिज्म का पार्ट है। क्लियर? तो ये सब कुछ तुम्हें बताना है, ये मैं तुम्हें बताऊंगी इन द चैप्टर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? इन डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट में करेंगे अभी। ठीक है, चलो, सो इज दिस क्लियर? है ना? बोलोगे कि मैम क्लियर क्या, आपने तो होमवर्क दे दिया। सो यस, यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और गाइस, क्विज की तैयारी करनी शुरू कर दो। मोस्ट प्रोबेबली संडे को विल कीप अ क्विज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक रह गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। देखो, हार्मोन्स 4 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। सो वन इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। सेकेंड इज प्रोटीन डेरिवेटिव्स या पेप्टाइड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। एनसीईआरटी में पेप्टाइड फॉर्मेशन, पेप्टाइड, प्रोटीन सब दिए हुए हैं, प्रोटियोजेस। और देन वी हैव आयोडीनेटेड हार्मोन्स, ये तो क्लियर ही होगा, जिसमें आयोडीन होगी तो यू क्लियरली नो कि वो T3 और T4 है। ठीक है, एंड देन वी हैव स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स जो फैट से बनते हैं, स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स। क्लियर है गाइस? नाउ सी,
अब हार्मोन्स जो इतने सारे पढ़ लिए हैं उनको एक एक को इसके नीचे क्लासिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ट्रिक ये है कि तुम ग्लैंड याद करोगे कि किस ग्लैंड से किस टाइप का हार्मोन निकलता है। तो ग्लैंड याद रख लेना, हार्मोन तुम अपने आप क्लासिफाई कर लोगे। ठीक है, अब देखो तो याद क्या हमने रखने हैं, इनकी ग्लैंड्स। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स गाइस दो तरह से आते हैं, एक एड्रेनल मेडुला से, इनका सोर्स देखो मेडुला से आने वाले, ठीक है, और दूसरा लैटिनन, दूसरा आता है पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, इन दो ग्लैंड से आने वाले जो हार्मोन्स हैं ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर हुआ? कौन से हार्मोन्स हैं एड्रेनल ग्लैंड मेडुला के? सो इट इज one is adrenaline and the other one is noradrenaline। बट याद रखना क्या आसान है ये, तो याद है हमने इसको इमरजेंसी हार्मोन्स को कैटिकोला अमाइंस बोला था, टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से बनता है, तो इट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है, कल क्वेश्चन पूछा गया था मैंने, कल हमारा जो बर्गर क्विज का उसका क्वेश्चन यही था कि जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। एक दो बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है, ठीक है, तो पहले लेक्चर सुन लिया करो। चलो प्रोटीन डेरिवेटिव्स, बाकी सारे, चलो प्रोटीन डेरिवेटिव पे बाद में आते हैं। आयोडीनेटेड भी क्लियर हो गया, T3 एंड T4 है ना, थायरॉक्सिन की दोनों फॉर्म्स दे आर आयोडीनेटेड। क्लियर है गाइस? देन स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स देखो, अब स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स दो जगह से आते हैं, एक है आपकी एड्रेनल मेडुला से, सॉरी एड्रेनल कॉर्टेक्स से, नॉट मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, एंड दूसरा आता है आपके गोनाड्स से। ठीक है, तो गोनाड्स से आने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं आपने पढ़े हैं? मेल गोनाड्स टॉप याद रखते हैं, टॉप टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या याद रखना है? टॉप। क्लियर? और एड्रेनल कॉर्टेक्स से आने वाले सारे के सारे कॉर्टिकॉइड्स। कौन से कॉर्टिकॉइड्स थे? एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, दे आर ऑल स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स। क्लियर हो गया? अब बाकी जितने भी रह गए हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? प्रोटीन डेरिवेटिव्स में। तो देखो पिट्यूटरी के सारे हॉर्मोन्स, सॉरी, सो पिट्यूटरी के सारे हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस के सारे हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, और क्या है थाइमस के, अच्छा थायराइड का दूसरा जो हार्मोन है दैट इज TCT, PTH। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स जो भी होंगे दे आर ऑल प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से क्लासिफिकेशन याद करना, उनके सोर्सेज याद रख के हार्मोन तो तुम्हें याद हो ही जाएंगे। क्लियर है? चलो अब गाइज लास्ट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना। आई नो थोड़ी सी क्लास आज लंबी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स और प्रोटीन डेरिवेटिव्स का एक मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, और आयोडीनेटेड और स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स एक तरह से काम करते हैं। क्लियर हो गया? अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, है ना, ये सिर्फ मैसेज देते हैं सेल को कि ये करना है, ये नहीं करना है, कितना करना है, जो भी, तो दे आर जस्ट केमिकल मैसेंजर्स। अब मैसेज दो तरह से दिया जा सकता है। देखो तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हारी टीचर पढ़ा रही हैं, प्रिंसिपल ने एक मैसेज भेजा, ठीक है, तो प्रिंसिपल नॉक नॉक हुआ, पियन आए, फाइन, मैम ने दरवाज़ा खोला और पियन मैम को मैसेज दे रहा है। क्लियर? और फिर मैम बात सुन के दरवाज़ा बंद करके क्लास में आती हैं और तुम्हें बताती हैं कि ये ऑर्डर्स आए हैं और तुम्हें ये करना है। ये एक तरीका है। ओके, दूसरा तरीका, नॉक नॉक हुआ, ठीक है, पियन अंदर आया कि भाई एक वो करनी है, अनाउंसमेंट करनी है, और पियन ने खुद वो ऑर्डर पढ़ के सुनाया, यानी मैसेज खुद तुम तक पहुंचाया। समझ में आया? अब देखो, दो तरीके मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के। सबसे पहले पेप्टाइड हार्मोन और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स का फंक्शन देखो, ठीक है। तो गाइस, हार्मोन इज अ मैसेंजर। पियन मान लो, एक तरीका यह है कि पियन यहां तक गया और यहां पे ये जो रिसेप्टर था सरफेस के ऊपर, देखो ये सेल सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, यहां पे इन्होंने ओवरी का ले लिया, बट एनीवेज कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो सकती है ना। सी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बायलिपिड लेयर, बायलिपिड लेयर, दो लिपिड मेम्ब्रेन्स, ठीक है, और तुम्हें पता है बीच में प्रोटीन्स भी होते हैं। तो यहां पे
सरफेस सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। पियन आया, हार्मोन, रिसेप्टर मान लो आपकी टीचर है, ठीक है। पियन ने मैसेज दिया टीचर को, टीचर फिर उस मैसेज को अंदर लेके आएगी क्लास में। इज इट क्लियर? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे ये पियन था, हार्मोन, राइट। पियन खुद अंदर तक आया और मैसेज देके गया। बात समझ में आ रही है? तो दो तरीके हो सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो गाइस, ये पहला तरीका अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स और पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में हार्मोन खुद सेल के अंदर नहीं जाता, हार्मोन का रिसेप्टर सेल के बाहर यानी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर कैसा है? मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है और रिसेप्टर बाहर प्रेजेंट है, तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। कैसा रिसेप्टर है? सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ऑन द सरफेस, ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ऑन द सरफेस, ठीक है। और ये हार्मोन बाहर ही रहेगा, रिसेप्टर यानी कि जो मैसेंजर है वो बाहर ही रहेगा। उसका मैसेज किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने। काम कहां पे करना है? अंदर। तो अब इस रिसेप्टर से जो मैसेज है उसको अंदर कंडक्ट करने के लिए गाइस बीच में सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। इस मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या होंगे? सेकेंडरी मैसेंजर्स होंगे। दीज आर द सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर्स होंगे। हार्मोन खुद नहीं जाएगा, रिसेप्टर यहां पे सिर्फ मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो हार्मोन जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो फिर देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द सेकेंडरी मैसेंजर्स। ये सेकेंडरी मैसेंजर मैसेज को अंदर कंडक्ट करता है। देखो, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं? साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, ठीक है, इनोसिटोल फॉस्फेट, ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, ठीक है। एएमपी इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक एटीपी होता है, एक एमपी होता है, ठीक है ना। सी, हार्मोन बाइंड किया, हार्मोन इज द फर्स्ट प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है। तो प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन ने मैसेज देना था, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ और रिसेप्टर सेल के सरफेस पे है, एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन मैसेज अंदर पहुंचाने के लिए बीच में जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी मैसेंजर्स की। सेकेंडरी मैसेंजर्स की वजह से बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, सॉरी, जो रिसेप्टर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ रही है। इज इट क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये जो हमारा मैसेंजर था हार्मोन, क्लियर, ये हार्मोन क्योंकि ये स्टीरॉयड डेरिवेटिव है, स्टीरॉयड का मतलब फैट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना। तो ये क्योंकि खुद फैट है और मेम्ब्रेन भी हमारी बायलिपिड लेयर होती है, तो फैट में से ये जो हार्मोन है जो खुद भी फैट है वो इस फैट मेम्ब्रेन में से, लिपिड मेम्ब्रेन में से पास कर जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से भी पास कर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, बायलिपिड। तो ये मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता करता अंदर पहुंचता जा रहा है। अंदर कहां तक पहुंचेगा? न्यूक्लियस तक। इसको भी क्रॉस कर देगा और पहुंचेगा न्यूक्लियस तक। क्यों? क्योंकि इसका रिसेप्टर, इसका ये जो हार्मोन का रिसेप्टर है, ये हार्मोन रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर है। हार्मोन रिसेप्टर कैसा है? न्यूक्लियस के अंदर। तो हम कह सकते हैं इंट्रा सेलुलर है या फिर इंट्रा न्यूक्लियर है, कुछ भी कह लो, न्यूक्लियस के अंदर है। वहां पे रिसेप्टर कैसा था? बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर। यहां पे कैसा है? इंट्रा सेलुलर, न्यूक्लियस के अंदर। वो अंदर क्यों नहीं गया था? क्योंकि वो हार्मोन पेप्टाइड का बना हुआ था और मेम्ब्रेन आपकी ज्यादातर क्या होती है? लिपिड की। तो वो लिपिड मेम्ब्रेन को एज सच डिसॉल्व करके, उसमें से डिसॉल्व होके अंदर क्रॉस नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और वो प्रोटीन इज इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर, ठीक है। यहां क्योंकि ये खुद फैट है तो इस फैट मेम्ब्रेन में से पास करेगा, अंदर पहुंचेगा, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होता है। अब जब हार्मोन और हार्मोन का रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है तो अब यहां पे न्यूक्लियर चेंजेस होंगे, समझ रहे हो? दिस इज योर जीनोम यानी कि डीएनए। तो यहां पे जेनेटिक चेंजेस होंगे। क्या होंगे? जेनेटिक चेंजेस। इन जेनेटिक चेंजेस की वजह से प्रोटीन्स अलग बनेंगे, तो बायोकेमिकल चेंजेस होंगी, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे। उसमें क्योंकि न्यूक्लियस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो यहाँ पे
न्यूक्लियर चेंजेस नहीं होते गाइस. सो देयर आर नो न्यूक्लियर चेंजेस, नो न्यूक्लियर चेंजेस या जेनेटिक चेंजेस. इज दैट क्लियर? देखो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, एक ये पॉइंट हो गया, उसमें जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं. यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, वहां पे इंट्रा न्यूक्लियर है. यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर्स की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे हमें सेकेंडरी मैसेंजर्स की जरूरत नहीं पड़ी है. नो सेकेंडरी मैसेंजर्स, क्योंकि मैसेंजर खुद अंदर आया है. नो सेकेंडरी मैसेंजर्स रिक्वायर्ड. इज दैट क्लियर? सो गाइज ये था हमारा मैकेनिज्म. एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम फॉर बर्गर क्विज. जल्दी से देख लो एंड यू हैव टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. आज मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है? सो लेट मी नो एंड आई विल सी यू टुमारो with a next chapter, new chapter of biomolecules. I have read your comments, ठीक है? और वैसे भी हमारे स्केड्यूल में बायोमोलिक्यूल्स ही आना था. So we'll be starting with a new chapter tomorrow. Clear? पढ़ते रहना. And yes, before we go, कल मैंने नीट गोली दी थी तुम्हें, नीट पिल. Are you eating that? Are you practicing it? Do practice it and do let me know कि वो तुम्हें हेल्प कर रहा है या नहीं. ठीक है? चलिए कल मिलते हैं and have a beautiful time. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.